खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो कवि कह रहे हैं कि हिमालय से जब ये खिलखिलाती नीचे आती हैं पहाड़ियों से और मैदान में आती हैं, तो इनका खिलखिलाना हंसना पता नहीं कहाँ चला जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो उसकी सुंदरता देखकर भी मेरा इतना मन मोह नहीं होता जितना मेरा मन इन हिमालय की बेटियों को देखकर, इनकी बाल लीलाओं को देखकर मैं कौतूहल करता हूँ। मुझे अचरज होता है इनकी बाल लीलाओं को देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। मतलब ये इतने तीव्रता से जो निकलती हैं पहाड़ियों से और मैदानों में जाती हैं, तो लेखक ये सोच रहे हैं कि ये जो पिता के गोदी में से निकल कर भागी जा रही है, तो ये किससे मिलने जा रही है, क्या है आखिर इनका लक्ष्य, कहाँ जाकर ये रुकेंगी। तो ये जानने के लिए लेखक उत्सुक हैं पता करने के लिए कि ये कहाँ जाकर मिलना चाहती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि अपने पिता की गोदी में से, हिमालय स्वरूप पिता की गोदी में से ये निकलकर भागी जा रही हैं, तो वो कौन महान है जिसके साथ ये मिलना चाहती हैं, जिससे ये मिलना चाहती हैं। और ये अतृप्त हैं, हिमालय जैसे पिता के साथ भी ये अतृप्त हैं, संतुष्ट नहीं है, तो ये किससे मिलकर संतुष्ट होंगी, ये लेखक जानना चाहते हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि जहाँ से ये निकलती जा रही हैं ऊंची नीची अधित्यकाएँ, यानी कि पहाड़ के ऊपर का हिस्सा जो समतल है, जहाँ बहुत कम वनस्पति है, और सरसब्ज यानी कि हरी भरी उपत्यकाएँ यानी कि घाटियाँ, यानी कि पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा, हरी भरी घाटियाँ, इन सब जगह से ये निकल कर जाती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। वहाँ से तो वो जल्दी जल्दी निकल कर आती हैं, और जब यहाँ इन वृक्षों की छाँव में वो आकर थोड़ी ठहर जाती हैं, तभी अपने पिछले जीवन के बारे में सोचती होंगी कि हम कहाँ से निकल कर आ रही हैं, हमें कहाँ जाना है, तब यहाँ पर आकर वे सोचती होंगी। तो बच्चों, ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, ये सब सफ़ेदा, यूकेलिप्टस, ये सब किसके पेड़ों के नाम हैं, वृक्षों के नाम हैं। ओके। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जिस तरह से बेटियां शादी होकर ससुराल चली जाती हैं, तो उनके पीहर पक्ष पिता, माता, भाई बहुत दुखी होते हैं, इसी तरह बुढ़ा हिमालय भी अपनी नटखट बेटियों से जुदा होकर बहुत दुखी होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब अगर उनसे जाकर पूछे बड़ी बड़ी चोटियों से, तो वो मौन के अलावा हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि ये नदियाँ जा कहाँ रही है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुंभा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। तो बच्चों, यहाँ दो विशेष नदियों का नाम बताया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इनकी सहायक और भी नदियां हैं, ये सब नदियों के नाम हैं। तो इनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि इन दो नदियों की विशेष बात हो रही है इसमें। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये सारी नदियाँ समुद्र में प्रवाहित होने जा रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का
श्रेय मिला है। अर्थात हिमालय की ये दो विशेष बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु जो कि इंडस नदी के नाम से जानी जाती है और ये ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो लेखक कह रहे हैं कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमालय की इन दोनों बेटियों को का हाथ पकड़ने का श्रेय उसे मिला है। अर्थात ये दोनों नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। हाँ बच्चों, जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा है वो इसको नहीं समझ सकता कि पर्वतराज हिमालय से किस तरह से ये नदियाँ निकल रही हैं, उछलती कूदती खिलखिलाती, तो वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता जिन्होंने सिर्फ नदियों को मैदानों में ही देखा है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। मतलब ये है कि जो पहाड़ पर लोग बसते हैं वो रोज़ ही नदियों को इस तरह से देखते हैं पहाड़ से निकलते हुए, तो उन लोगों के लिए ये अचरज नहीं है। लेकिन जो मैदानी लेखक यहाँ से मैदानी क्षेत्र से वहाँ गए हैं तो उनको वो नदियाँ जो पहाड़ से निकलती हुई बहुत ही आकर्षित लग रही हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों को वो उतनी आकर्षित नहीं लगती जितना कि हम मैदानी लोगों को वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरी कल्पना तो ये है कि मैं हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद, मेरा दामाद कह सकूं। अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो मेरी बेटियां हैं और जब वो समुद्र में मिल जाती हैं अर्थात वह उनके पति समुद्र से मिल जाती है, अर्थात समुद्र मेरा दामाद है।